नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर किंग अभी अपने टैब से कुछ टाइप करते हैं और अभी यहाँ पर दीवार पर अब उन्हें एक स्क्रीन दिखाई देती है जिन पर उन्हें धर्मराज मारवा सामने दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर किंग अब उसे ताना देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था, तुम भाग सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ पर सबसे बदला लेना चाहिए था ना। वैसे एक बात बताओ, जब तुम्हें मेरी बेटी के बारे में पता था तो तुमने इसके बारे में सर जी को क्यों नहीं बताया? वैसे एक कहावत बिल्कुल सही सुनी है कि दो लोगों की लड़ाई में कोई तीसरा फायदा उठाकर चला जाता है। अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया अब कहता है कि मेरे तो बेटे ही नालायक निकले, नहीं तो शायद तुम अब ऐसा नहीं कह रहे होते। अब यहाँ पर किंग कहते हैं, हाँ, तभी तो तुमने अपने बेटों के साथ वो सब किया जो एक बाप कभी भी अपने बेटों के साथ नहीं करता। अब उनकी ये बात सुनते ही अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया फिर से कहते हैं, वो मेरे बेटे हैं, मैं चाहे उनके साथ जो कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या मतलब है? अब देवराज की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, अच्छी बात है। और ये कहते हुए ही किंग अभी अपने टैब को उठाकर कुछ उसमें फिर से टाइप करने लगते हैं तो अभी कुछ देर में वो स्क्रीन फिर से गायब हो जाती है। यहाँ किंग अभी देवराज से बात करने के बाद अब अपनी ही सोच में थे कि तभी अब उन्हें एहसास होता है कि कोई उनके दरवाजे को नॉक कर रहा है। उस आवाज को सुनकर किंग अभी अपने दरवाजे के पास जाकर अब उसे खोल देते हैं। जैसे ही वो दरवाजे को खोलते हैं तो सामने उनकी स्टैचू खड़ी थी। अपनी स्टैचू को देखकर अब किंग स्टैचू से कहते हैं, ऑल सेट। अब किंग की इस बात पर अब वो स्टैचू कहती है, यस किंग, ऑल सेट। मैं उन्हें अपने साथ लेकर जा रही हूँ, कभी नालिशा की हेल्प हो जाएगी। अब यहाँ पर स्टैचू की इस बात पर अब किंग कहते हैं, ठीक है, मेरी नज़र तुम सभी पर ही रहेगी, और हाँ देखो, ध्यान रहे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, पहले उन सभी को उनकी कैद से छुड़ाना है, उसके बाद ही जंग का ऐलान करना है, क्योंकि हमें वो सभी के सभी जीवित चाहिए हैं, उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही जो करना है वो करेंगे। अपने युवराज को बता देना इस बात के बारे में। अब यहाँ पर इस बात पर अब स्टैचू कहती है, हाँ, डोंट वरी किंग, युवराज ने सब कुछ सोचकर ही प्लान किया है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि युवराज का प्लान किया हुआ कितना ही ठीक रहता है, क्योंकि वो हर एक सिचुएशन को ध्यान में रख कर ही तो प्लान बनाते हैं। आखिर युवराज किसके हैं? और हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे बेंगलुरु जाकर कवि नालिशा को ज्वाइन करना है, इसलिए मैं अभी चलती हूँ। ये कहते हुए किंग की वो स्टैचू वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ किंग अभी अपनी ही सोच में थे कि अगर आयशा को अपने पापा के बारे में जानना है तो उसे मुझे सच बताना ही होगा, क्योंकि अब आयशा के सामने मैंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। आयशा बचपन से ही अपने पापा के बारे में जानना चाहती थी। जहाँ तक मुझे लगता है अब उसके बारे में जानने के लिए वो मुझे नताशा का सच बता ही देगी। मैं भी देखता हूँ कि वो कब तक ऐसे चुप रहती है, क्योंकि इस बार तो आयशा को बोलना ही होगा। जहाँ एक तरफ किंग अभी अपनी ही सोच में थे तो वहीं इधर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग कुछ चोपर इधर बेंगलोर के पास आकर रुकते हैं तो उनमें से अब कवि नालिशा सबसे पहले निकलती है, क्योंकि कवि नालिशा को अब तक रोहित के प्लान के बारे में पता चल गया था। रोहित से उसकी बात हो जाने के बाद अब यहाँ पर कवि नालिशा उस दिन पेरिस ना जाकर वो वहीं पर गुलेरिया हाउस में ही रुकती है और अर्ली मॉर्निंग वो यहाँ पर अपने चौपर से सीधा ही बेंगलोर के लिए निकल जाती है। इधर सामने वाले चौपर से अब 3 लोग निकलकर आलिशा की तरफ ही आ रहे थे। जैसे ही वो सभी अभी कवि नालिशा के चौपर के पास आते हैं तो यहाँ पर कमांडर इन चीफ उन तीनों को भी अब यहाँ पर कवि नालिशा वाले चौपर में बिठा देते हैं, जहाँ पर एक शख्स पहले से ही मौजूद था। अब उस चौपर में 4 लोग हो गए थे और यहाँ कवि नालिशा भी अब उनके साथ ही बैठ जाती है।
तो वहीं दूसरे चौपर में कमांडर इन चीफ और कविनालिशा के साथ आए हुए सिक्योरिटी गार्ड भी थे। तो वहीं कविनालिशा भी इस बात से अनजान थी कि उनके सिक्योरिटी गार्ड में 2 लोग प्रीति और मयूर भी थे, क्योंकि उसे अभी तक इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मयूर ने अंदाजा लगा लिया था कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है जब प्रीति और आलिशा दोनों ही बात कर रही थी। इसलिए वो भी यहाँ पर अपने चेहरों को कवर करके आ गए थे। और प्रीति को तो खुद आलिशा के ऊपर संदेह था कि वो जरूर किसी बात को लेकर परेशान थी, लेकिन अचानक से फिर उसके चेहरे पर समाइल आई तो प्रीति का शक और भी गहरा हो गया, जो कि बस अब एक दूसरे को ही देख रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर प्रीति और मयूर उनके सिक्योरिटी गार्ड में तो आ गए थे, लेकिन अभी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। इधर कुछ ही देर में ये चौपर अभी भीमेश्वरी गांव की तरफ जाने लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ इधर भीमेश्वरी गांव में एक आदमी अभी यहाँ पर साइकिल चलाते हुए ही कह रहा था, सुनो सुनो गांव वालों, अगर जिंदगी प्यारी है तो कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर कोई अपने घर से बाहर निकला तो उसकी मौत की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। अगर कोई जीवित रहना चाहता है तो चाहे कुछ भी हो जाए अपने घरों से बाहर मत निकलना। ये कहते हुए ही वो आदमी भी यहाँ पर पूरे ही गाँव में ये अनाउंसमेंट करता हुआ घूमने लगता है। तो वहीं उस जंगल की गुफा में अब यहाँ पर सर जी कहते हैं, आज मैं सच में बहुत ही खुश हूँ। अरे आज इतने सालों के बाद, इतने समय के बाद वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि सच में मैं ऐसा दिन देख भी पाऊंगा। इतने सालों तक मैंने अपनी कितनी ही कोशिशें की कि मैं अपने उन चारों ही आदमियों को उस किंग के चंगुल से रिहा करवा पाऊं, लेकिन देखो फाइनली आज वो दिन आ गया। और हाँ सुनो तुम सभी भी, मैं अपने लोगों को भी बचा लूंगा और उस अनिका गुलेरिया को छोड़कर तुम सभी की मौत आज ही तय है। क्योंकि ये बात वो यहाँ पर जिन्हें उन्हें बंदी बनाया हुआ था उन सभी को कहते हैं, जैसे कि धनंजय, राजीव, महेंद्र, बूढ़ी अम्मा, निखिल। और वैसे भी अब बहुत जल्द मेरा दूसरा शिकार भी यहाँ पर आने ही वाला है। एक बार बस ये रानी साहिबा भी यहाँ पर मेरे उन चारों ही लोगों को लेकर आ जाए, उसके बाद तो बस मैं जिनके बच्चों को पकड़ना चाहता हूँ उन तीनों में से ही बस एक ही बचेगा, और वो है आकाश गुलेरिया। क्योंकि अनिका मेरे कब्जे में पहले से ही है और अभी कुछ समय बाद वो आलिशा भी यहाँ पर आ जाएगी, जो कि राजीव की बेटी है। और उसके पास तो बस आकाश गुलेरिया ही रह जाएगा। उसे अपने कब्जे में लेना मेरे लिए फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आकाश को तो अपने कब्जे में लेना मेरे लिए फिर बाएं हाथ का खेल होगा। ये कहते हुए ही सर जी अब जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि सच में उसे आज ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी बाजी जीतने से पहले ही वो इस बाजी को जीत चुका हो। यहाँ पर उसे पहले से ही अब इस बात का विश्वास हो चुका था कि उसने यहाँ पर कविनालिशा को झुका दिया है और साथ के साथ किंग को भी, क्योंकि कविनालिशा के बदौलत ही यहाँ पर किंग ने उसके चारों ही आदमियों को छोड़ दिया है। इधर किंग की ये बात सुनते ही अब राजीव का तो खून खोल जाता है और अब राजीव गुलेरिया कहता है, मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, तब देखता हूँ तुम कैसे खुशी मनाओगे। राजीव की इस बात पर अब सर जी कहते हैं, तुम अभी के लिए अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि आज मेरे लिए ये एक जश्न का दिन है और मैं आज ऐसे गद्दारों की बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता। राजीव तुम्हारे साथ तो मेरा बहुत ही पुराना हिसाब बाकी है, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया था ना। तुम एक धोखेबाज हो और मुझे धोखा देने वालों को मैं क्या सजा देता हूँ, तुम सभी को ये याद तो होगा ही ना। इसलिए वो हिसाब तो मेरा अभी तुम्हारे साथ पेंडिंग में ही है, लेकिन हाँ जल्द ही मैं उस हिसाब को भी पूरा करूँगा। और महेंद्र अपने बाप की मौत शायद तुम भूल तो नहीं गए हो ना कि कैसे तुम्हारे बाप की मौत हुई थी। और वैसे भी तुम वैसे उम्मीद करता हूँ कि तुम कुछ भूले नहीं होगे। तुम्हें इसीलिए ही वो सब याद दिला रहा हूँ कि कैसे तुम्हारे बाप की मौत हुई थी। और ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं,
में हमारे बाप की मौत चाहे कैसी भी हो, वो तो आपके साथ ही तो थे ना, तो उन्हें क्यों मारा था? बताओ, आप लोगों ने मेरे बाप को क्यों मारा, जब मेरा बाप जब उस समय तुम्हारा साथ दे रहा था। तो धनंजय की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल भी कहते हैं, अरे धनंजय भाई, आप इन्हें आप कहकर इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये आदमी इस इज्जत के लायक ही नहीं है, क्योंकि इसे आप कहकर तो बोलना ही नहीं चाहिए। इधर महेंद्र की ये बात सुनते ही अब सरजी फिर महेंद्र पीरामल से कहते हैं, मैं किस लायक हूँ और किस लायक नहीं, ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये चीज़ तो हम बाद में ही तय करते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि रानी साहिबा कुछ ही देर में बस यहाँ पर आने ही वाली है, और वो भी मेरे उन चारों के चारों आदमियों को लेकर। अब देखो कैसे मैं उन्हें अपनी जेल में अब मैं उस रानी साहिबा को अपने जाल में फंसाता हूँ। मैं उन्हें अपने ऐसे जाल में फंसाऊंगा कि वो यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाएगी। ये कहते हुए ही सर जी अब फिर से कहते हैं, तुम सब एक काम करो, इन सभी के हाथों को अभी के लिए बांध दो, उसके बाद इन्हें लेकर इस गांव के बीचों बीच आना। सर जी की इस बात पर अब उनका आदमी कहते हैं, ठीक है सर जी, आपका काम हो जाएगा। ये कहते हुए ही वो सभी इन सभी के पैरों की रस्सियों को खोल देते हैं, तो वहीं उनके हाथों की रस्सियों को और मजबूती के साथ बांध देते हैं। तो वहीं सर जी अब उनसे कहते हैं, इनकी आंखों के ऊपर भी एक पट्टी को बांधना है, ताकि इन्हें कहां से कहां लेकर जाया जा रहा है, इन्हें इसके बारे में कुछ भी पता ना हो। अब सर जी की इस बात पर अब वो आदमी कहता है, ठीक है सर जी, और उनके कहे अनुसार अब वो इन सभी के ही आंखों पर भी पट्टियों को धीरे धीरे बांधने लगते हैं। और वो लोग इन सभी को की आंखों पर पट्टी बांधने के बाद अब एक एक करके उस गुफा से इन्हें सबको बाहर लेकर जा रहे थे। अब तक यहाँ पर सनराइज हो गया था, सूरज की पहली किरण यहाँ पर इस गांव पर पड़ी थी, और सर जी के भेजे हुए लोकेशन पर अब यहाँ कवि नालिशा और उसके चोपर वहां पर आ जाते हैं। और वहां से निकलकर कवि नालिशा भी अभी सर जी के का ही वेट कर रही थी, क्योंकि सर जी के बताए हुए लोकेशन पर आने के बाद किंग के आदेश अनुसार उसे अब सर जी से मिलना था। इसलिए वो बार बार बस अपने हाथ में पहनी हुई उस घड़ी को ही देख रही थी कि आखिर सर जी को यहाँ पर आने में और कितना समय लगेगा। इधर दिल्ली में मारवा हाउस में नेत्रा अब तक पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। उसे पता था कि आज बैक टू बैक उसकी 3 से 4 मीटिंग लाइन अप है, और सारी की सारी उसे ही अटेंड करनी थी, क्योंकि किंग के उसे साफ साफ आदेश आए हुए थे कि आज वो एक भी मीटिंग को नहीं छोड़ सकती, उसे पर्सनली इन मीटिंग को अटेंड करना होगा, नहीं तो यहाँ पर उसकी सारी की सारी फंडिंग को रोक दिया जाएगा। इसलिए इसी वजह से वो अभी अपने रूम में जल्दी से उन मीटिंग को अटेंड करने के लिए ऑफिस जाने के लिए जल्दी से रेडी होने लगती है। और वो अब अपना फ़ोन लेकर सीधा ही रेडी होने के बाद मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड ऑफिस के लिए निकल भी जाती है। आज नेत्रा अपनी गाड़ी को हवाई जहाज की तरह दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाने लगती है, क्योंकि वो भी यहाँ पर एक भी सेकंड लेट नहीं होना चाहती थी। वो समय से वहाँ पर पहुँचना चाहती थी, और साथ के साथ वो अब अपने मन में सोचती है कि रानी साहिबा ने अपनी प्रजा को यकीन दिलाया है कि उन्हें मल्होत्रा फार्मेसी को सपोर्ट करके कोई गलती नहीं की है। भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि नेत्रा के होते हुए सब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। जहाँ पर नेत्रा है वहाँ पर सिर्फ नेत्रा के अनुसार ही काम हो सकता है। इसलिए मुझे पॉजिटिविटी पसंद नहीं है, कुछ तो करना ही होगा। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि वहाँ पर पेरिस की प्रजा रानी साहिबा के विरुद्ध हो जाए, और उन्होंने जो यहाँ पर मल्होत्रा फार्मेसी को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया है वो सब उसके विरुद्ध हो जाएं। ये सब सोचते हुए ही नेत्रा भी अपनी गाड़ी को मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड ऑफिसर की तरफ लेकर आ जाती है। और वहां पर जैसे ही नेत्रा अब मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के हेड ऑफिस में पहुंचती है, तो उसकी मुलाकात अब यहाँ पर एक स्टाफ से होती है, जो भी नेत्रा को आज की मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म कर रहा था, क्योंकि नेत्रा की आज किस किस टाइम पर कैसे किसके साथ मीटिंग थी वो सारी बातें अभी नेत्रा को बता रहा था। इधर नेत्रा भी अभी अपने फोन को साइलेंट करती है, ताकि
इस मीटिंग के दौरान उसे कोई भी किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। और वो अभी अपने फ़ोन को साइलेंट करने के बाद मीटिंग रूम की तरफ जाने लगती है। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही नेत्रा वहाँ पर उस मीटिंग हॉल में पहुँचती है तो वहाँ जाने के बाद वो देखती है कि कुछ लोग तो यहाँ पर उनसे पहले से ही आए हुए थे। नेत्रा अब यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन उन सब के सामने देती है और उसके बाद अब यहाँ पर वो अपनी मीटिंग को शुरू कर देती है। तो वहीं कुछ ही देर के बाद अब नेत्रा का फ़ोन पर अब कंटिन्यूसली सर जी के फ़ोन आ रहे थे, लेकिन क्योंकि नेत्रा ने यहाँ पर अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखा हुआ था और नेत्रा आज यहाँ पर अपनी मीटिंग में इतना बिजी हो गई थी कि उसे अपने फ़ोन को देखने तक का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो अभी इस बात का भी आभास नहीं रहा था कि उसके सर जी उसे कॉल कर सकते हैं या उधर उसे कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आज उसका पूरा का पूरा शेड्यूल यहाँ पर खुद रोहित ने बनाया हुआ था। इधर मारवा हाउस में सुहासिनी मारवा अभी लीला से कहती है, क्या अभी आयशा यहाँ पर नहीं आएगी? क्योंकि अरे मैं कितने ही दिनों से बोल रही हूँ कि उसे कॉल करो और यहाँ पर बुलाओ। आखिर क्या बात है? क्या वो यहाँ पर आना नहीं चाहती? अब सुहासिनी मारवा की इस बात पर अब लीला कहती है, मैडम मैंने तो आपको बहुत पहले से ही बता दिया था जो सावित्री ने मुझसे कहा था। इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, तो ठीक है, अगर आयशा यहाँ पर नहीं आना चाहती तो फिर एक काम करो, उस सावित्री से तुम भी कह दो कि आज के बाद वो आयशा इस घर में कभी भी नहीं आएगी। अगर वो अब नहीं आ रही तो उसके बाद वो अपना कभी भी जिंदगी भर पैरी मारवा हाउस में नहीं रखेगी। अब यहाँ पर सुहासिनी मारवा की इस बात पर अब लीला कहती है, मैडम वो तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया है ना कि वो अब यहाँ पर कभी भी नहीं आना चाहती है, और वैसे भी वो यहाँ पर आएगी ही नहीं, और यहाँ पर उनका है ही कौन? तो आप खुद ही बताइए ना वो यहाँ पर क्यों आएगी? और शायद इसी वजह से ही वो यहाँ पर आने से अब मना कर रही है। वो तो यहाँ पर बस रोहित बाबा के साथ ही रहने के लिए आई थी। आप खुद ही देखिए ना मैडम, अब तो इस घर में उनका कोई भी नहीं है, क्योंकि जब उनका बेटा ही अब इस मारवा हाउस में नहीं है तो वो भी यहाँ पर क्या ही करेगी? क्योंकि यहाँ पर ना तो रोहित बाबा हैं और ना ही अनिका मैडम हैं और ना ही बच्चे हैं। तो आप खुद ही बताइए वो यहाँ पर अब क्यों आएगी? क्या रीज़न है उनका यहाँ पर आने का? अब लीला की इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ लीला, ये आयशा जैसी लड़कियों को, क्योंकि उनका तो काम ही यही होता है। उसे पहले से ही पता चल गया होगा कि उसका सच अब सबके सामने आने वाला है। इसीलिए तो देखो ना, जस्ट उस सच को सामने आने से कुछ समय पहले ही वो यहाँ से भाग गई, क्योंकि उसे जरूर कुछ न कुछ पहले ही अंदाज़ा हो गया होगा, ताकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि जब ये सच सामने आएगा तो वो लोगों को क्या जवाब देगी, उन्हें कैसे फेस करेगी। मैं भी तो देखती हूँ कि ये आयशा मारवा इस घर में कैसे आती है। अब यहाँ पर सुहासिनी मारवा की ये बात सुनते ही अब लीला कहती है, मारवा परिवार का ये मेन हाउस और रोहित बाबा का वो विला, ये सभी तो मिस्टर किंग के पास ही है ना मैडम, क्योंकि आपने ही मुझे ये बताया था कि गारंटी के तौर पर वो मिस्टर किंग के ही पास है। लीला की इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, हाँ वो तो मैंने ही तुम्हें कहा था, वो तो उस नेत्रा ने ही ये सब कुछ किया है, वो भी किंग के कहने पर। पता नहीं कौन है ये किंग? अरे मुझे तो आज तक यही नहीं जान पड़ा वो आखिर क्यों उसने हमारे मेन मारवा हाउस और उस विला को अपनी गारंटी के तौर पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर सुहासिनी मारवा की इस बात पर अब लीला कहती है, इसलिए तो मैडम मैं कह रही हूँ अभी ऐसा कुछ भी मत बोलिए, और हाँ उम्मीद कीजिए कि ये मेन मारवा हाउस एक बार फिर से आपके नाम हो जाए, क्योंकि इस बार तो ये खुद आपके नाम नहीं है, तो अभी ऐसा कुछ भी कहना सही नहीं है। लीला की इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, अरे ये तो तभी होगा ना मेरे नाम जब उस किंग को ये नेत्रा उतना प्रॉफिट देगी। समझ में ही नहीं आता कि उस रात कौन सी ऐसी बला आई थी जो रातों रात मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज रोड पर आने की नौबत आ गई। नहीं तो हमारी कंपनी कभी नंबर 1 पोजीशन पर होती थी, और वो बला
और वो भला हो नेत्रा का, क्योंकि नेत्रा ने रातों रात हमारी कंपनी को बर्बाद होने से बचा लिया, क्योंकि नेत्रा ने सही समय पर आकर हमारी मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बचाया है। सुहासिनी मारवा की ये बात सुनकर अब लीला कहती है, मैडम आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। अब लीला की इस बात पर सुहासिनी मारवा कहती है, पता नहीं लीला, कुछ भी ठीक नहीं होगा, मेरी तो अब ये उम्मीद ही छीन सी गई है, पता नहीं कभी ठीक होगा भी या नहीं। खैर, ये कहते हुए ही सुहासिनी मारवा अब अपने विंडो से अब मारवा हाउस में बने गार्डन को देखने लगती है। इधर दूसरी तरफ भीमेश्वरी गांव में एक दिशा से यहाँ पर कुछ आदमी 7 लोगों को लेकर आ रहे थे। जैसे ही कवि नालिशा की नजर जब सामने जाती है तो उन सभी को सही सलामत देखकर अब कवि नालिशा एक लंबी सांस लेती है, क्योंकि ये सभी यहाँ पर धनंजय, करण, राजीव, महेंद्र, पीरामल, बूढ़ी अम्मा, अनिका और निखिल ही थे। उन सबको देखकर अब आलिशा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले आलिशा को अभी भी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे अभी भी सर जी की कही हुई बात पर यकीन नहीं था। उसे अब भी वो सबसे पहले यहाँ पर अपने लोगों को सही सलामत देखना चाहती थी। तो वहीं ये सब देखकर तो अब प्रीति और मयूर के एकदम से ही होश उड़ जाते हैं। अपनी पूरी की पूरी फैमिली को इस तरह से एक साथ, और वो भी बंधक देखकर उनके तो होश ही उड़ गए थे। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी ये पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर कर क्या रही है, और इन्हें ऐसे किसने बंधक बनाया है। मयूर और प्रीति ने यहाँ आने से पहले ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उन्हें यहाँ पर आने के बाद एक कितना बड़ा शौक मिलने वाला है। इधर वो सभी यहाँ पर अभी आमने सामने खड़े थे। यहाँ पर ये सभी अब एक दूसरे को ही देख रहे थे कि तभी अब कवि नालिशा के कानों में एक आवाज आती है, कैसी हैं आप रानी साहिबा? उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई यहाँ पर आने में तकलीफ नहीं हुई होगी। अब ये आवाज़ सुनते ही कवि नालिशा भी कहती है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? आलिशा की इस बात पर अब कवि नालिशा को आवाज आती है, मेरे साथियों को तो आप लेकर ही आई है ना, क्योंकि देखो अपनी शर्त के अनुसार जैसे मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मेरे वो चारों के चारों साथी चाहिए हैं। अब उस आवाज के ऊपर इस बात पर अब कवि नालिशा कहती है, हाँ मैं उन चारों को अपने साथ लेकर आई हूँ। अब यह सुनते ही अब सर जी कहते हैं, पहले उन्हें मेरे सामने लेकर आओ, जरा मैं भी तो देखूं। अब ये सुनते ही अब कवि नालिशा अपने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखती है, तो इधर जैसे ही कवि नालिशा ने सिक्योरिटी गार्ड को देखा तो अपनी रानी साहिबा की बात को समझते हुए ही वो सभी भी अब उन चारों को चौपर से निकाल कर कवि नालिशा के साथ खड़े कर दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ उनके प्लान के अनुसार ही हो रहा था। उन चारों को अब उन चारों के ऊपर ही काला कपड़ा कवर किया गया था। जैसे ही सर जी ने ये देखा तो वो कहते हैं, मेरे आदमियों के चेहरों पर से ये कपड़ा तो हटा दो, जरा मैं भी तो देखूं कि ये मेरे आदमी ही हैं या नहीं। वैसे रानी साहिबा काफ़ी अच्छा स्मार्ट मूव है ये, मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि आप इतनी जल्दी इतना अच्छा डिसीजन ले लेगी, बट मैं आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। ये सुनते ही अब कवि नालिशा अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, जरा इनके चेहरे के कपड़े तो हटा दीजिए। इधर इस बात को सुनते ही अब यहाँ पर एक गार्ड आगे की तरफ आता है और वो यहाँ पर अब इनके चेहरे के कपड़े को अब यहाँ पर आने के बाद अब आदमी के चेहरे पर से कपड़े को हटा देता है। तो सामने जो चेहरा आता है वो यशवंत मल्होत्रा का था। यशवंत मल्होत्रा के चेहरे को देखकर तो महेंद्र पीरामल कहते हैं, ये बूढ़ा अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पर महेंद्र की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, अभी तो और भी झटके लगने बाकी है महेंद्र, अभी देखना कौन कौन अब हमें यहाँ पर जिंदा दिखाई देता है। इधर यशवंत मल्होत्रा को देखकर अब सर जी कहते हैं, वेलकम टू आवर फैमिली यशवंत। ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है यशवंत? अब यहाँ पर सर जी की इस बात पर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं कि थैंक यू सर जी, आपने हमें आज़ाद करवाया। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि कभी हम इन लोगों की
इस जेल से रिहा हो भी पाएंगे या नहीं। इस बात पर अब सर जी कहते हैं तुम्हें तो मुझे बचाना ही था। इस आवाज को सुनकर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं सर जी आप कहाँ हैं। इस बात पर अब सर जी कहते हैं मैं तो यहीं पर ही हूँ, मेरी नज़र यहीं पर ही है, तुम मुझे मत ढूंढो। इधर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब सर जी कहते हैं अब चलिए रानी साहिबा दूसरा कपड़ा भी हटाइए। इधर सर जी की ये बात सुनते ही अब वो सिक्योरिटी गार्ड अब रानी साहिबा की तरफ देखने लगता है। जैसे ही उसी गार्ड ने यहाँ पर कविनालिशा की तरफ देखा तो यहाँ पर कविनालिशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और उसे परमिशन देती है कि अब वो दूसरे शख्स के चेहरे से भी उस कपड़े को हटा दे। इधर जैसे ही रानी साहिबा ने उसे ये इशारा किया तो वो गार्ड अब दूसरे शख्स के चेहरे पर से भी अब उस कपड़े को हटा देता है। जैसे ही वो इस कपड़े को हटाता है तो जो चेहरा यहाँ पर सबके सामने आता है तो उस चेहरे को देखकर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं माँ आप जिंदा हैं। यहाँ पर इस बात पर अब महेंद्र पीरामल को आवाज आती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी महेंद्र, तुम भी अपने बाप की तरह हमें धोखा दोगे, मुझे ये उम्मीद तुमसे बिल्कुल भी नहीं थी। अब अपनी माँ की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि छोटी रानी माँ कैसी हैं आप ठीक तो है ना। अब धनंजय की इस बात पर अब वो औरत कहती है तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे खुशी बिल्कुल भी नहीं हुई। मुझे नहीं पता था कि मैं जब भी यहाँ पर दुनिया के सामने आऊंगी तो मुझे तुम्हारा चेहरा देखने को मिलेगा। वैसे तुम बच कैसे गए हाँ, क्योंकि तुम तो मर गए थे ना। मन तो कर रहा है कि एक बार फिर से तुम्हें मैं अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूं। इधर ये बात सुनते ही अब सर जी कहते हैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होने वाली है। फ्रांस की रानी दिव्यांशी ये अब सर जी की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं काश जैसा नाम है इनका वैसा ही इनका काम भी होता, लेकिन अफसोस इनका तो नाम कुछ और है और इनका काम कुछ और। यहाँ पर महेंद्र की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया अब कहता है महेंद्र तुम चुप हो जाओ अभी, अरे सिचुएशन को तो देखो कि तुम कौन सी सिचुएशन में खड़े हो। इधर ये सुनते ही अब बूढ़ी अम्मा भी कहती है इतनी ही अकल अगर इसके अंदर होती तो ये क्या मुझे ऐसे झगड़ा करता। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं ओ अम्मा मैं कब से लड़ता हूँ, मैं तो देखो आपके साथ लड़ा ही नहीं हूँ, इवन उल्टा आप ही मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हैं, जब देखो मेरे पीछे डंडा लेकर भागने के लिए तैयार रहती हो और मुझे कह रही हो कि मैं आपके साथ झगड़ा हूँ। अब महेंद्र की इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा कहती है तुम अभी रुको, एक बार मेरा हाथ खुल तो जाए फिर मैं तुझे बताती हूँ हाथ धोकर कैसे पीछे पड़ते हैं महेंद्र। अब बूढ़ी अम्मा की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल फिर से कहते हैं अरे अम्मा आप तो मेरे लिए वैसे ही यमराज से कम नहीं हैं, वैसे पिछले जन्म में आप यमराज तो नहीं थी ना अम्मा, क्योंकि जिस तरह से आप मुझे धमकियां दे रही है ना मुझे तो सेम वैसी ही फीलिंग आ रही है। महेंद्र की इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा कहती है धीरो तुम अभी मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ये कहते हुए ही बूढ़ी अम्मा अब इधर उधर पत्थर देखने लगती है तो ये देखकर अब महेंद्र पीरामल अब उन्हें चिढ़ाते हुए ही कहते हैं कर लो कोशिश अम्मा, कर लो, कितनी ही कोशिश करोगी कुछ भी ढूंढ कर उठाने की, लेकिन सच तो ये है कि हाथ तो आपके भी तो बंधे हुए हैं ना, तो आप कैसे अपने हाथों से उठाओगी। अब की बार तो सच में आपके हाथ बंधे होने से मुझे मजा ही आ गया, क्योंकि जब आपके हाथ ही नहीं खुले होंगे तो आप मुझे मार भी नहीं सकती हैं। यहाँ महेंद्र की इस बात को सुनकर यहाँ राजीव गुलेरिया जो कि अभी महेंद्र और बूढ़ी अम्मा के बीच में ही खड़ा था वो इन दोनों से ही इरिटेट हो चुका था, इसलिए राजीव गुलेरिया का तो इन दोनों के बीच में ही खड़े रहकर ही दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि एक तो वो एक ऐसी सिचुएशन में खड़े थे कि उनके हाथ बंधे हुए थे, वो यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे, और इधर इन दोनों ने कि चिक चिक से वो बहुत ही परेशान हो चुके थे। इनकी बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है
हाथ जोड़ रहा हूँ मैं तुम दोनों के, प्लीज प्लीज अभी चुप हो जाइए। इधर राजीव की ये बात सुनते ही अब बूढ़ी अम्मा कहती है अपने इस दोस्त को, बोलो राजीव चुप रहने को। अब यहाँ पर बूढ़ी अम्मा की इस बात पर इससे पहले कि राजीव उन्हें कोई भी जवाब देता कि तभी उनके कानों में अब सरजी के आदमी की आवाज आती है कि अपना अपना मुंह बंद करो, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा अगर तुम में से किसी ने एक शब्द और भी यहाँ पर बोला तो। उस आदमी की ये आवाज सुनते ही अब यहाँ पर सभी एकदम से ही खामोश हो जाते हैं। तो वहीं अब सरजी की आवाज आती है, अब चलो मेरे तीसरे आदमी का चेहरा दिखाओ, कौन सा है मेरा तीसरा आदमी। अभी सही बात पर अब कविनालिशा अपने सिक्योरिटी गार्ड को देखते हुए फिर से हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो वहीं अब वो गार्ड भी अब अपनी रानी साहिबा से तीसरे आदमी की परमिशन मिलने के बाद जब तीसरे शख्स के चेहरे से अब वो नकाब हटाता है तो तीसरा चेहरा अब सबके सामने आता है, जो था यहाँ पर धर्मराज मारवा का। इस चेहरे को देखकर तो अब करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल दोनों ही अब एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो वहीं वहानी का बड़े ही चालाकी से सभी की ही लोकेशन को देख रही थी और इधर अपने हाथों की रस्सियों को खोलने की भी कोशिश कर रही थी, क्योंकि अनिका ने ये अंदाजा लगा लिया था कि अभी ये लोग यहाँ पर अपने इन आदमियों के ही चेहरों को देखने में लगे हुए हैं। तो तब तक अनिका अपने हाथों को खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही अनिका यहाँ पर अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रही थी तब अब यहाँ पर उसके कानों में आवाज आती है कि चलो चलो रानी साहिबा, अब मेरे सबसे अहम आदमी का चेहरा तो दिखा दीजिए जिसे मैं इतने सालों से देखने के लिए तरस रहा हूँ, क्योंकि सच में मेरे ये दो आदमी तो बाद में तो उस किंग के कब्जे में गए हैं, लेकिन जो आदमी इतने सालों से है उसे देखने के लिए तो मेरी आंखें सच में तरस गई हैं। इधर की सरजी की आवाज सुनते ही कविनालिशा अब फिर से अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, इस बार आप रुकिए, क्योंकि उनके चेहरों को अब इस चौथे आदमी के चेहरे को तो हम सबके सामने अपने हाथों से लाना चाहते हैं। अब अपने जैसे ही कविनालिशा ने ये बात कही तो उसका गार्ड अब वहीं के वहीं रुक जाता है और ये कहते हुए ही कविनालिशा अब यहाँ पर अनिका की तरफ देखने लगती है। तो यहाँ पर अनिका भी अब उसे अपनी आंखों से इशारा करती है कि डोंट पैनिक आलिशा, सब ठीक हो जाएगा। इधर अनिका के इशारे को समझकर अब कविनालिशा अब अपने कदमों को उस चौथे आदमी की तरफ बढ़ा देती है। तो वहीं करण गुलेरिया अब अपने दिमाग में यही सोचते हैं कि क्या ये चौथा इंसान पापा है, लेकिन पापा कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो कहाँ पर हैं। ये बात आलिशा को कैसे पता चली, क्योंकि पापा तो वहाँ पर गुलेरिया हाउस में ही कैद हैं। क्या मेरी गैर हाजिरी में सच में शारदा से तो कोई गलती नहीं हो गई है ना? क्या सच में आलिशा पापा तक पहुंच गई? यहाँ करण गुलेरिया भी इसी बग के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि करण गुलेरिया अच्छी तरह से जानते थे कि उसके पापा भी सरजी के साथ मिले हुए थे और इतने सालों से करण गुलेरिया ने उसे गुलेरिया हाउस के तहखाने में ही बंद कर रखा हुआ करण गुलेरिया ने उन्हें एक सीक्रेट रूम में बंद कर रखा हुआ था। लेकिन आलिशा उन तक कैसे पहुंची वो भी ये समझ ही नहीं पा रहे थे। तो वहीं कविनालिशा भी अब अपने हाथों से जब उस काले कपड़े को हटाने ही वाली थी कि तभी वहां पर अब एक चॉपर आ जाता है, जो कि अब यहाँ पर ढेर सारे स्मोक को यहाँ पर रिलीज कर रहा था। इधर ये स्मोक अभी यहाँ पर इतना फैल गया था जल्दी से ही कि उस स्मोक का फायदा उठाते हुए ही कविनालिशा अब दौड़कर जल्दी से अनिका के पास जाती है और उसके हाथों को इतने ही समय में वो जल्दी से खोल देती है। तो वहीं आलिशा और अनिका दोनों ही मिलकर अब यहाँ पर जल्दी से बाकी सभी के हाथों की रस्सियों को खोल देती हैं। ये सारी ही चीजें जब सरजी ने देखा तो वो यहाँ पर अपने आदमियों से कहते हैं, क्या अलर्ट हो जाओ तुम सभी को और किसी को मत छोड़ना, क्योंकि अब यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। ये कहते हुए ही अब सरजी अपने फ़ोन से अब नेत्रा को फ़ोन लगाते हुए कहते हैं, आखिर ये नेत्रा अरे कहाँ गायब हो गई है? कब से मैं उसे फ़ोन लगा रहा हूँ लेकिन वो है कि फ़ोन उठा ही नहीं रही। जब यहाँ पर सब कुछ हमारे हाथों से निकल जाएगा तो क्या वो यहाँ पर तब आएगी? आज से पहले तो इस नेत्रा ने कभी ऐसा नहीं किया था, तो अब अचानक से वो कहाँ चली गई?
और वो अचानक से वांगापट्टू कहाँ पर गया है, ना तो उसका कोई अता पता है और ना ही उसके बेटे का, क्योंकि वो दोनों तो हमारे कब्जे में ही थे। एक मिनट, कहीं इस नेत्रा ने गुस्से में आकर उन दोनों को मार तो नहीं दिया ना? नहीं नहीं, नेत्रा ऐसे नहीं कर सकती। वैसे भी इस नेत्रा का कोई भरोसा नहीं है। वो जब उसके ऊपर गुस्सा सवार होता है तो वो कुछ भी कर सकती है। ये कुछ भी इसके ऊपर मैं इतना भी यकीन नहीं कर सकता। लेकिन अब ये खुद कहाँ मर गई? माना उसने उस वांगापट्टू और उसके बेटे को मार भी दिया है, तो ये खुद कहाँ है? उसका कुछ अता पता क्यों नहीं है? जहाँ एक तरफ सरजी नेत्रा को फोन लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नेत्रा अभी भी अपनी मीटिंग में इतना बिजी हो गई थी कि उसे अपना फोन तक देखने का टाइम आज नहीं मिल रहा था। यहाँ सरजी की नज़र अभी वहीं पर ही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका और उसके साथ सभी दूसरी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अभी सभी यहाँ से अपने हाथों को खुलाकर बच जाते हैं, या क्योंकि सम्मोह में इन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। यानी का भी यशवंत मल्होत्रा के सामने आकर खड़ी हो जाती है, तो वहीं धनंजय पीरामल अपने पापा के आगे आकर खड़े हो जाते हैं, तो वहीं कविनालिशा यहाँ पर महेंद्र पीरामल की माँ के आगे खड़ी हो जाती है, तो वहीं करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया ये दोनों तो बस अपने सामने उस शख्स को ही देखने लगते हैं। तो वहीं अब राजीव करण के कान में कहता है, ये कौन है? करण, अब यहाँ पर राजीव की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हारे साथ ही तो था ना। अब करण की इस बात पर राजीव कहता है, मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है करण, क्योंकि जो दिख रहा है वो है नहीं। अब राजीव की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा राजीव? मैं कुछ समझा नहीं। करण की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, ध्यान से देखो करण, इन तीनों को। ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ कहो राजीव। अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर इससे पहले कि करण कुछ भी कहता कि तभी अभी धनंजय अब यहाँ पर करण और राजीव गुलेरिया दोनों को ही कहते हैं, तुम दोनों अभी चुप रहो, जो दिख रहा है उसे ही अभी के लिए सच मान लो, क्योंकि वही सब के लिए अच्छा है। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हम इसे सच तो मान लें, लेकिन कैसे? उन्हें अभी इतना ही कहा था कि तभी उन सभी के ही पीछे अपनी गन से तान कर सरजी के आदमी खड़े हो जाते हैं, उन्हें अपनी गन पॉइंट पर लेते हुए। अब एक आदमी यहाँ पर महेंद्र पीरामल से कहता है, इस चौथे आदमी के चेहरे पर से कपड़े को हटा दो। अब उसकी ये बात सुनते ही महेंद्र पीरामल जब उस काले कपड़े को हटाते हैं, तो वो चेहरा सभी के ही सामने आया, तो उस चेहरे को देखकर तो अब सभी एकदम से ही शौक हो जाते हैं। यहाँ महेंद्र पीरामल तो अब अपनी आंखों को ही मसलने लगते हैं, और वो अब कहते हैं, राजीव मेरी आंखें गई, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। इधर महेंद्र की ये बात सुनते ही अब कविनालिशा अब अनिका की तरफ देखने लगती हैं, और वह अवश्य इशारे में कहती है, अब क्या करेंगे? आलिशा की इस बात पर अब अनिका आंखों से ही इशारा करते हुए कहती है, बस अभी देखती रहो यहाँ पर क्या होता है। ये कहते हुए ही अनिका अब अपने दोनों ही हाथों की मुट्ठियों को भींच लेती है, इससे पहले कि वो कोई भी एक्शन लेती कि तभी अब सरजी की आवाज़ आती है, सोचना भी मत अनिका गुलेरिया, मुझे पता है कि तुम ही ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी हो, और तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ स्पेशल फाइटर्स को यहाँ पर बुलाया है, तुम्हें अपने टैलेंट को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए ही सरजी की हंसी वहाँ पर गूंजने लगती है। इधर इस आवाज को सुनकर अब अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वहीं रोहित जो कि अपने चौपर में बैठा हुआ ये सब कुछ बड़ी ही अच्छी तरह से देख रहा था। अब यहाँ पर रोहित को इस तरह से सब कुछ देखता हुआ देखकर अब चिराग कहता है, बॉस स्मोक रिलीज करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब चिराग की इस बात पर रोहित कहता है, अब वक्त आ गया है चिराग हमारे आदमियों का मैदान में उतारने का। अब यहाँ पर रोहित की इस बात पर अब अब्दुल कहता है, किंग हम तो पूरी तरह से रेडी हैं और हमारे आदमी भी पूरी तरह से तैयार हैं, बस एक बार आपका हुक्म जो हो। इस बात पर अब रोहित कहता है, हमारे आदमियों को सब कुछ पता है ना कि उन्हें कब कैसे क्या करना है।
रोहित की इस बात पर अब्दुल कहता है, यस किंग, उन्हें सब कुछ अच्छी तरह से पता है, उन्हें पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे। और हाँ, अब तक तो इंस्पेक्टर अब्बास भी अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ यहाँ पर आते ही होंगे, क्योंकि वो लोग भी अब हमें यहाँ पर आकर ज्वाइन करने वाले हैं और वो भी इस जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब्दुल की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है फिर अब जाने के लिए तुम सब रेडी हो जाओ, क्योंकि अब ये फाइट आमने सामने होगी।